Hello everyone. In this video lecture, we are going to solve sample paper. Let us first of all we take section A, question number 1. An imaginary closed spherical surface S of radius R is centered on the origin. A positive charge plus Q is originally at the origin, and the electric flux through the surface of phi E. Three additional charges are now added along the x-axis, that is minus 3q at x is equal to minus r by 2, plus 5q at x is equal to r by 2, and plus 4q at x is equal to 3r by 2. The flux through S is now. हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है एक स्फेरिकल सरफेस S है और इस सरफेस जो ये सरफेस है इसका जो रेडियस है वो हमारे पास गिवन है कैपिटल R. सेंटर O के ऊपर प्लस Q चार्ज प्लेस किया गया है और अनदर 3 चार्जेस जो हैं वो हमारे पास प्लेस किया गया है अलॉन्ग एक्स एक्सिस. फर्स्ट चार्ज जो है माइनस 3Q है एट एक्स इज इक्वल टू माइनस आर बाई 2. तो माइनस आर बाई 2 तो यहाँ पे पॉइंट वो लाई करेगा तो यहाँ पे माइनस 3Q हो गया. अनदर चार्ज जो है प्लस 5Q वो आर बाई 2 डिस्टेंस के ऊपर प्लेस किया हुआ. मान लो यहाँ पे आ गया ये प्लस 5Q एंड थर्ड वन चार्ज जो है एट ए डिस्टेंस 3/2 ऑफ आर. तो 3/2 ऑफ आर मतलब 1.5 ऑफ आर. तो ये हमारे पास पॉइंट जो है बाहर लाई करेगा. मान लो यहाँ पे लाई कर रहा है और चार्ज कितना है प्लस 4Q. अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो चार्ज विद इन द स्फेरिकल सरफेस हम इसको गॉसियन सरफेस मानेंगे. यहाँ पे इसके अंदर जितना भी चार्ज लाई कर रहा है वो निकालेंगे नेट चार्ज. तो यहाँ पे 3 चार्जेस अंदर लाई कर रहे हैं माइनस 3Q प्लस 5Q और प्लस Q. सो इस तरह से सोल्यूशन हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई किसके और हो जाएगा Q इनसाइड ओवर एप्सिलॉन नॉट. सो फाई ई इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. अब टोटल चार्ज निकालेंगे इनसाइड द गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस R है तो वो Q इनसाइड हो जाएगा माइनस 3Q प्लस 5Q प्लस Q 5 प्लस 1 6Q माइनस 3Q दैट इज प्लस 3Q आ जाएगा. अब फ्लक्स निकाल लेंगे. फ्लक्स होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ दिस इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट. तो चार्ज क्या आ गया इनसाइड 3Q ओवर एप्सिलॉन नॉट और Q ओवर एप्सिलॉन नॉट इसके बराबर है हमारे पास दिस इज फाई ई. ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू 3 फाई ई हो जाएगा. सो हियर इन दिस क्वेश्चन A is the correct option. Next question number 2. A, B and C are 3 points in a uniform electric field. The electric potential is A, B, C 3 पॉइंट्स जो दिए गए हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में लाई कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा जो ए ऑप्शन है सेम ऑल द 3 पॉइंट्स A, B एंड C. सो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगी. इस क्वेश्चन में हमारे पास सी ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगी मैक्सिमम एट बी, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट. सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब इस तरफ होगी. तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टेड अलॉन्ग डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ वो डायरेक्टेड अलॉन्ग मतलब लाई करती है. सो यहाँ पे जो बी के ऊपर मैक्सिमम पोटेंशियल होगा. यहाँ पे क्या आ जाएगा पोटेंशियल एट बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट सी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट ए. सो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. फॉर ए सेल द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 2.2 वोल्ट. मतलब हमारे पास जो EMF है दिस इज इक्वल टू 2.2 वोल्ट है. व्हेन सर्किट इज ओपन and reduces to 1.8 volt when the cell is connected to a resistance of 5 ohm. और जो पोटेंशियल है वो रिड्यूस हो जाता है. कितना होता है कम हो जाता है 1.8 वोल्ट तक हो जाता है. और जब हम उसके सेल के साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं 5 ओम की तो हमारे पास B कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.8 वोल्ट और रेजिस्टेंस आ जाएगी दिस इज इक्वल टू 5 ओम. तो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल ली सेल की. जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है सेल की दैट इज R इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 मल्टीप्लाई R. तो E हमारे पास यहाँ पे है 2.2 ओवर V 1.8 माइनस 1 और R हो जाएगा 5. दिस इज इक्वल टू पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा 22 माइनस 18 ओवर 18 एलसीएम लेके मल्टीप्लाई 5. सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे 22 माइनस 18 दैट इज 4 ओवर 18 मल्टीप्लाई 5 4 द 20 ओवर 18
2 के टेबल में 10 to the 20, 9 to the 18, 10 by 9 ohm. So here C is the correct option. Next question number 4. If a current is passed in a spring, it get compressed. So यहाँ पे A ऑप्शन करेक्ट होगी. जब करंट फ्लो करता है स्प्रिंग में से तो वो कंप्रेस्ड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. In an AC generator, a coil with n turns, all of the same area A and the total resistance R rotate with a frequency of omega in the magnetic field. The maximum value of EMF generated in the coil is. जो मैक्सिमम वैल्यू होगी EMF की जो जनरेट होगी इन द coil is NAB omega. So here A is the correct option. Next question number 6. The phase difference between current and voltage in an AC circuit having inductor only. जो फेज डिफरेंस होगा किसके बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में एसी सर्किट के केस में, जब हमारे पास ओनली इंडक्टर लगा होगा, इन दैट केस वो होता है हमारे पास π/2. दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्योंकि इन केस ऑफ इंडक्टर जो वोल्टेज होती है वो लीड करती है करंट को by an angle of π/2. So here B is the correct option. Next question number 7. The equivalent focal length of two thin lenses of focal length f1 and f2 in contact. जब दो lenses को हम in contact लेते हैं तो उनकी focal length जो होती है this is equal to sum of the focal length of the two individually, that is 1 over f is equal to 1 over f1 plus 1 over f2. ठीक है. अब हम थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा f1 f2 और यहाँ पे f1 प्लस f2, ये 1 ओवर f. तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा f इज इक्वल टू f1 f2 ओवर f1 प्लस f2. सो हियर C इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स सिचुएटेड ऑन द सेम वेव फ्रंट इज. जो फेज डिफरेंस होगा दो पॉइंट्स के बीच में जो कि सिचुएटेड कर रहे हैं ऑन द सेम वेव फ्रंट, दैट इज 0. सो हियर C इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज. जो हमारे पास वेवलेंथ होती है दिस इज इक्वल टू h ओवर p, और हमारे पास जो c होता है न्यू लैम्बडा. सो यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल टू c ओवर न्यू हो जाएगा. तो लैम्बडा की जगह हम भर देंगे c ओवर न्यू. दिस इज इक्वल टू h ओवर p. p साइड आ जाएगा तो दिस इज इक्वल टू hc न्यू. सो इन दिस क्वेश्चन A is the correct option. Next question number 10. The energy of helium electrons in the first orbit is. जो हीलियम इलेक्ट्रॉन होगा उसकी क्या एनर्जी होगी इन द फर्स्ट ऑर्बिट. सो इसके लिए सोल्यूशन हो जाएगा. जो एनर्जी होती है ग्राउंड स्टेट में दिस इज इक्वल टू -13.6 z² अपॉन n². सो फॉर हीलियम H पॉजिटिव हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू 1. सो हमारे पास ये आ जाएगा E इज इक्वल टू -13.6 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर ओवर 1 स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू -15.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो हियर इन दिस क्वेश्चन C इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. द केस इन विच द डायोड इज फॉरवर्ड बायस. हमारे पास एक डायग्राम गिवन है. इनमें कौन सा सिचुएशन होगी जहाँ पे डायोड जो होगा फॉरवर्ड बायसिंग होगी. फॉरवर्ड बायसिंग कब होती है जब हम डायोड के जो हमारे पास ये दिस इज पी साइड और एन साइड. पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ ज्वाइन करते हैं. तो यहाँ पे नेगेटिव के साथ है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगी करेक्ट. और इधर आल्सो पॉजिटिव ये है तो यहाँ पे ये भी नहीं होगी. यहाँ पे C ऑप्शन जो है ये भी करेक्ट नहीं होगी क्योंकि ये पी साइड के साथ नेगेटिव है. यहाँ पे D ऑप्शन करेक्ट होगी क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल जो है मतलब +10 वोल्ट वो पी साइड के साथ कनेक्ट है तो ये फॉरवर्ड बायसिंग होगी. सो हियर D इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. इफ VG, VX एंड BM आर द स्पीड ऑफ गामा रेज, एक्स रेज एंड माइक्रोवेव्स रेस्पेक्टिवली इन ए वैक्यूम, देन हमारे पास VG और VX और BM जो है स्पीड है किसकी, गामा रेज, एक्स रेज और माइक्रोवेव्स रेस्पेक्टिवली इन द वैक्यूम. तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस दी गई हैं 4 ऑप्शन. इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी. तो इन दिस केस जो हमारे पास जो गामा रेज होती है की स्पीड दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ एक्स रेज और इज इक्वल टू स्पीड ऑफ माइक्रोवेव्स. सो हियर B इज द करेक्ट ऑप्शन.
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 to 16 जो है, दो स्टेटमेंट गिवन है, एक रीज़न है और दूसरा असर्शन। तो वहाँ पे हम चेक करेंगे कि दोनों वो करेक्ट हैं या फिर नहीं है, या फिर जो असर्शन जो है और साथ में रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है कि नहीं है, या फिर हमारे पास assertion ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स है, या बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 13 है, assertion है द लाइटनिंग कंडक्टर एट द टॉप ऑफ हाई बिल्डिंग हैव शार्प पॉइंटेड एज। जो हमारे पास लाइटनिंग कंडक्टर होते हैं, जैसे वहाँ बिल्डिंग के ऊपर लगाए जाते हैं, तो उसका शार्प एज होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास वहाँ पे जैसे लाइटनिंग करेगी तो यहाँ पे वो एकदम यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगी और साथ में वो ग्राउंड में चली जाएगी। सो assertion टू है रीजन द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज एट शार्प पॉइंट इज वेरी हाई रिजल्टिंग इन सेटिंग अप इलेक्ट्रिक विंड्स। मतलब क्या है, जो सरफेस जहाँ पे सरफेस कम होगा, मान लो जैसे ये ले लिया मैंने, यहाँ पे इसका पॉइंटेड एंड है, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो रीजन भी ट्रू है, आल्सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट होगी इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, असर्शन टू इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शंस अट्रैक्ट ईच अदर। दो पैरेलल कंडक्टर हैं, ठीक है, और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो इन दैट केस जब हमारे पास इनमें से करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज होगी। यहाँ पे फोर्स जो है, जब हम यहाँ पे ये इसके रीजन में लाई करेगा सेकंड कंडक्टर, तो यहाँ पे फोर्स जो है इस तरफ होगी। जब इसके द्वारा इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाई करेगी, उसकी डायरेक्शन भी इस तरफ होगी। तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास फोर्स जो होगी वो भी इस तरफ, मतलब दोनों जो है मतलब फोर्सेस जो है इस तरफ लगेंगी, एक वन के द्वारा इस तरफ और सेकंड के द्वारा इस तरफ, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे। रीजन लिखा है द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन टू इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन इज 0। सो यहाँ पे रीजन भी ट्रू है, आल्सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इन सीरीज LCR सर्किट रेजोनेंस अकर ओनली एट वन फ्रीक्वेंसी कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जो LCR सर्किट होता है उसमें रेजोनेंट अगर करता है एक फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर रीजन क्या दिया हुआ यहाँ पे, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब XL इज इक्वल टू XC के बराबर होता है। ठीक है, रीजन भी ट्रू है, आल्सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, असर्शन एन आइडियल जंक्शन डायोड ऑफर जीरो रेजिस्टेंस व्हेन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायसिंग के केस में कब होती है? जैसे मान लो आपके पास ये PN जंक्शन डायोड है, जब पॉजिटिव P साइड के साथ और नेगेटिव जो N साइड के साथ हम ज्वाइन करते हैं। इन दैट केस जो आइडियल हमारे पास जंक्शन होगा डायोड, वो जीरो रेजिस्टेंस होती है इसकी। असर्शन 2 है, रीजन व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस द विड्थ ऑफ द डेप्लेशन लेयर डिक्रीजिंग। यस, तो यहाँ पे रीजन 2 है, आल्सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगी।